हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह नवंबर के असाइनमेंट नंबर 4 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का हल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमको दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा के श्रेणी परिपथ में एक प्रेरकत्व संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 23 वोल्ट, 8 वोल्ट व 20 वोल्ट प्राप्त हुए हैं, ज्ञात कीजिए। तो दिया, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले परिणामी विभवांतर निकालना है। तो दिया है वी आर बराबर कितना, 20 वोल्ट, और यहाँ पर ये जो V2 लिखा हुआ है इसको आप V2 ना लिख करके VL लिखेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेंगे। तो VL बराबर कितना, 23 वोल्ट, और V0 बराबर कितना, 8 वोल्ट। अब इसको फार्मूले में रख दीजिए। यहाँ पर भी जहाँ पर V2 दिखाई दे रहा है उसको VL से चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, VR² प्लस √/VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सॉल्व करिए, तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा, आंसर 25 वोल्ट। ठीक है, अब अगले पार्ट में आ जाते हैं। अगले पार्ट में पूछा गया है परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच कलांतर फाई। तो कलांतर फाई के लिए जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, tan phi = VL माइनस VC बाई आर। VR, तो VL की वैल्यू 23 और VC की वैल्यू 8 और VR की वैल्यू 20, सबको रख करके हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, फाई बराबर tan इनवर्स 3/4। अब प्रतिबाधा आरेख किस प्रकार से बनता है? प्रतिबाधा आरेख को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस दिशा में आप धारा को लेंगे, ठीक है, इस दिशा में आप प्रतिबाधा को लेंगे, इस दिशा में XL की वैल्यू, इस दिशा में XC की वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रतिबाधा आरेख हो गया। चौथा बोला गया है परिपथ के लिए ओमेगा टी के साथ V एवं I में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये वाला जो ग्राफ है सॉलिड लाइन से जो बना हुआ है, ये वाला ग्राफ जो है ये V को दर्शा रहा है, वोल्टेज को, और ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ ग्राफ है ये दर्शा रहा है I को, यानी करंट को, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, ओमेगा टी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये किस कंडीशन में, एक्स इज ग्रेटर देन XL में। तो इस स्थिति में आप इस प्रकार से ग्राफ को दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न 2 है, स्नेल का नियम लिखिए। पीले प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 तथा प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये sin I बटे sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब पहला क्या दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण हमको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण के लिए प्रिज्म कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, √2। तो फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा m/2 प्लस a अपॉन साइन a/2। तो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको कितना, √2, और यहाँ पर साइन डेल्टा m/2 और प्लस a की वैल्यू 60 डिग्री, और यहाँ पर a की वैल्यू 60 रखेंगे तो साइन 60/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा साइन डेल्टा m/2 प्लस 60 अपॉन साइन 60/2 कितना हो गया, ये चीज़ आकर यहाँ पर आपको कितनी मिल गई, 30। ठीक है, अब इस साइन 30 को इस तरफ गुणा कर दीजिए। तो इस तरफ गुणा करने से √2 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन डेल्टा m/2 प्लस 60। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो ये √2 से ये 2 कटा तो बचा कितना, 1/√2, और इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना आ गया, साइन 45, और बराबर ये चीज़ हमको फिर से मिल गई। तो साइन 45 बराबर साइन डेल्टा m/2 प्लस 60 डिग्री। दोनों साइड से साइन को इस तरीके से नहीं कहा जाएगा कि कैंसिल कर ले, दोनों साइड को अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो एंगल की वैल्यू है, इधर भी एंगल की वैल्यू है, तो दोनों एंगल की वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो डेल्टा m/2 प्लस 60 इज इक्वल टू 45, या डेल्टा m इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डेल्टा m प्लस 60 इज इक्वल टू 2 को इधर आप गुणा कर दीजिए तो कितना मिल गया, 90 डिग्री। तो डेल्टा m इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। आपतन कोण आई कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2, वैल्यू पुटअप करिए तो आई का मान कितना मिल गया, 45 डिग्री। ठीक है, अपवर्तन कोण कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू a/2, तो ये निकल गया r इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है, प्रकाशिकी यंत्र की विभेदन क्षमता को समझाइए। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है, किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदृश्यक का व्यास 240 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका कैसे हल होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो विभेदन क्षमता क्या होगी, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उस प्रकाशिक यंत्र की क्या बोल देते हैं, विभेदन क्षमता बोलते हैं। तो विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हो जाता है
1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो अब हमको जो सवाल दिया न्यूमेरिकल उसमें कैपिटल डी की वैल्यू 240 सेंटीमीटर, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से इसका आंसर आपको मिलता है कितना, 3.05 × 10⁻⁷ रेडियन। ठीक है, प्रश्न 4 है, मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले दो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए, इन दो तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, तो मानव चिकित्सा में प्रयुक्त दो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी, रेडियो तरंगे और एक्सरेज। इन दोनों तरंगों में एक्सरेज जो है उसकी आवृत्ति जो है वो कितनी, देखो 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है, और इसकी आवृत्ति क्या होगी, जो आपकी रेडियो तरंगे हैं उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या कहता है इसका, निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो पहला है 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन अवरत तरंगों के क्षेत्र में आता है। 6563 एंगस्ट्रॉम ये दृश्य तरंगों के क्षेत्र में आएगा। 820 एंगस्ट्रॉम पराबैंगनी क्षेत्रों में आएगा, और 1 एंगस्ट्रॉम आएगा एक्स तरंगों के क्षेत्र में। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। प्रश्न 5 में क्या लिखा हुआ है, निम्न बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। क्या क्या बिंदु है, नामांकित चित्र, कार्य सिद्धांत और परिणामन अनुपात का सूत्र। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं। नामांकित चित्र में सबसे पहले ये बताया गया है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला अपचायी ट्रांसफार्मर, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है, नाम से ही अपचायी यानी नीचे करने वाला, उसको बोलते हैं हम अपचायी, है ना। तो वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा, और उच्चाई यानी बढ़ाने वाला, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसका चित्र आप देख सकते हैं। अपचाई में क्या हो रहा है, देखिए अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, और इसी का उल्टा जो होता है उच्चाई में होता है। उच्चाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, और जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार से उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर का ये नामांकित चित्र हो गया। कार्य सिद्धांत क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए परिवर्तित कर देता है, अर्थात बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो ऐसे ही यंत्र को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। फिर तीसरा है परिणमन अनुपात का सूत्र। तो परिणमन अनुपात का सूत्र कैसे निकालेंगे, माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है ये NP, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NS। यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो, फाई हो, तो उसमें प्रेरित विद्युत बल कितना हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर दर्शा रहे हैं EP से, और ये बराबर होगा -NP dφ/dt। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, यानी नुकसान ना हो, लॉस ना हो, हानि ना हो, तो द्वितीय कुंडली से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई होगा। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत बल कितना मिल जाएगा, ES। सेकेंडरी है, द्वितीयक है, इसलिए इसको ES से दर्शा रहे हैं, बराबर -NS dφ/dt। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो ES/EP बराबर NS/NP। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस राशि को हम एक नियतांक K के तुल्य मान लेते हैं। ये इनका जो अनुपात होगा एक नियतांक के तुल्य होगा, यही नियतांक क्या कहला जाएगा, परिणमन अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ जानने योग्य है, अपचायी ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात 1 से कम तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, और साथ ही साथ हमारा असाइनमेंट भी ख़त्म होता है, असाइनमेंट का हल ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में और स्कूल्स के ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।